बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कल भी मुलाकात नहीं करवाएगी और रात गए इमरान खान की बहनों को रिहा किया गया पिछली मरतबा की तरह। यानी ये एक अजीब बुज़दिली है कि इमरान खान साहब की बहनें आती हैं अपने भाई को मिलने के लिए, उनसे वादा किया जाता है कि आपको मिलाया जाएगा। अदालत के अहकामात उनके पास होते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने लार्जर बेंच के साथ बैठकर ये अहकामात दिए हैं, लेकिन वहाँ एक छोटा मोटा पुलिस वाला, एक छोटा मोटा जेल का एक सुपरिटेंडेंट, वो अदालत के अहकामात को अपने बूटों तले रोंद देता है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वहाँ पे एक कर्नल रहता है, जेल के निज़ाम को उसने संभाला हुआ है, वो तय करता है कि कौन मिलेगा और नहीं मिलेगा, और उसको अहकामात ऊपर से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मिलते हैं। तो ये है वो सारा पंगा जो पड़ा हुआ है। अब इमरान खान साहब से उनके लोगों को नहीं मिलवाया जा रहा, उसका रीज़न ये है कि प्रेशर को मैक्सिमाइज़ किया जाए। और ये सारा कुछ इनिशिएट कहाँ से होता है? ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है। सियासतदान कभी भी इस लेवल पे जा नहीं सकता। मरीम नवाज़ के बारे में आप ये कह सकते हैं कि उनका एक दिमागी मसला भी है और वो इस ख़ानदान में है, प्रॉब्लम इनका रहता है इन चीज़ों का। तो मरीम नवाज़ का ये है कि वो बदला लेने में, मुकदमात करने में, ब्रूटल बनने में, लोगों को परेशान करने में। नवाज शरीफ भी यही करता रहा पहले माजी में, लोगों से बदला लेना, लोगों की तौहीन करना, लोगों के साथ बदतमीज़ी करना, उनके ऊपर अटैक करवाना, उनके ऊपर मुकदमात करवाना, उन्हें गिरफ़्तार करवाना। ये इनका ख़ानदानी मशगला है। शहबाज शरीफ तो पुलिस मुकाबले भी करवाते रहे और बहुत सारे पुलिस मुकाबले इन्होंने करवाए, जाली पुलिस मुकाबले, जिसके ऊपर बाद में इंक्वायरियाँ भी होती रहीं, लोगों ने आकर गवाहियाँ भी दी कि जनाब शहबाज शरीफ ने हमारे से जाली पुलिस मुकाबले करवाए। तो ये इनका ब्रूटैलिटी का एक रिकॉर्ड है। लेकिन सियासतदान फिर भी ये कहता है कि कल को मैं भी पकड़ा जाऊँगा तो क्या मेरे साथ भी ये सलूक होगा? तो वो ये सारा कुछ करने से थोड़ा डरता है, क्योंकि इससे उसकी मकबूलियत को भी चोट लगती है। अब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, उन्होंने तो इलेक्शन मैनेज करना होता है, तो वो ये चीज़ें करते हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आजकल आपको पता है कि बहुत पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट की है। आर्मी चीफ जब भी बोलते हैं वो इमरान खान को नाम तो नहीं लेते, लेकिन एक्चुअली उनकी तकरीर इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत करने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, वो उन सब को निशाना बनाते हैं। हालांकि सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक जैसे नहीं हैं। बहुत सारे लोग, ज़्यादा लोग बड़ी लॉजिकल बात करते हैं। चंद ऐसे फेक अकाउंट्स हैं जो बहुत अजीबोगरीब तरीके से तौहीन अमेज़ बातें करते हैं या लोगों की निजी ज़िंदगी में घुसते हैं, और ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, अहमियत नहीं देनी चाहिए। असल बात वो है जो लोग हक़ाइक़ सामने रखते हैं। जैसे कि लोगों ने ये सवाल जब उठाया कि वो कौन था, ये बहुत चुभ गया था। जब लोगों ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो ये बहुत चुभ गया था। अब जब लोगों ने कहा कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, ये बहुत चुभ गया है। जब लोगों ने कहा कि टक्कर के लोग, तो ये बहुत चुभ गया था। इमरान खान ने बार बार जो बातें की, लोगों ने उसको पेस्ट किया, उसको छापा, सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। तो अब सोशल मीडिया को शिकस्त दे नहीं पा रहे, और सोशल मीडिया को शिकस्त दिए बगैर ये अब मैदान पे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। ये तो अब पढ़ी लिखी बात है। इमरान खान साहब की बहनों को जनाब गिरफ्तार किया गया। देखें, वो मिलने के लिए आई और वो अपने भाई को मिलने के लिए आई थी। इससे पहले भी वो अपने भाई को मिलने के लिए आ चुकी हैं। 1 महीना हो गया और बहनों को भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। और एक जो मुलाकात करवाई गई है उसमें जो खबरें बाहर आई हैं, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट फिर डर गई है कि जनाब इमरान खान को जब मिलवाते हैं उनके लोगों से, वो अंदर से बैठ के कहते हैं कोई डील नहीं है। पहले कुछ ऐसे लोगों को मिलवाया गया जिन्होंने बाहर आकर कहा कि वो डील की तैयारी कर रहे हैं। डील तो नहीं, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और इमरान खान ने हमें मैंडेट दे दिया है। अली अमीन गंडापुर ने पॉजिटिव बातें की, कुछ बातें बड़ी पॉजिटिव, बल्कि बड़े नेक्स्ट लेवल की पॉजिटिव बातें जो हैं तो टॉक शोज भी कर डाले। आज़म सवाती साहब ने की, दीगर लोगों ने भी की। तो इन सब ने ये साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब कहीं कोई मुज़ाकरात के लिए दुबले होते जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा मैंने तो किसी को कहा ही नहीं और मैंने किसी की ड्यूटी नहीं लगाई। अब जब वो सारी चीज़ें बाहर आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया एक दफ़ा फिर खड़ा हो गया और वो तगड़ा होकर खड़ा हो गया। तो उसके बाद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने फिर से वही रविश इख्तियार कर ली है। इमरान खान साहब की बहनों को वहाँ से बजाय इसके कि उनको मिलाते, वो वहाँ धरना देकर बैठ गई। वहाँ पे पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तीनों बहनों को गिरफ्तार किया। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा साथ थे, जिनमें उमर अयूब साहब थे, साहबजादा हामिद रज़ा पिछली मरतबा की तरह इस दफ़ा भी इमरान खान की बहनों के साथ जुड़ कर खड़े रहे वो। अब वो भी गिरफ्तार हो गए। कुछ 7 के करीब लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया और प्रिजन वैन के अंदर इनको फिराते रहे और फिर रात को ले जाके इनको उसी तरह इन्होंने एक वीराने के अंदर चक्री के पास छोड़ दिया। अंदाज़ा करें आप। अब इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि हमें अपना मजाक उड़ाने की फ़िक्र नहीं है, बल्कि अदालतों की तौहीन हो रही है। इस बात पर जजेस को नोटिस लेना चाहिए।
रावलपिंडी मोटरवे पर रिहाई के बाद, यानी कोई भी गैरतमंद अदालत होगी तो वो कहेगी ये क्या बकवास है भाई, अदालत के ऑर्डर को ना मानना ही तो अदालत की तौहीन होती है। जज के लिए सबसे बड़ी तौहीन उसकी ज़ात के ऊपर यह होती है कि जज का हुक्म ही ना माना जाए। कभी हम तो ये जानते ही नहीं है, दे ही जाओ हुक्म, हम मानते ही नहीं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने अब जो सारे जजेस ने बैठ के फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाए, आज तक वो फैसला माना ही नहीं गया। यानी सुप्रीम कोर्ट को ये क्लियर पैगाम दिया गया कि नहीं मानते, जाओ जो करना कर लो। तो इसी तरह अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये एक सुपरिटेंडेंट है, ये बात ही नहीं मानता, ये कहता जी मैं नहीं मिलवाता। अब इस पर इमरान खान की बहन ने कहा, अलीमा खान साहिबा ने, कि ये दूसरी मरतबा ऐसा कर रहे हैं, हमें अडियाला से उठाते हैं और मोटरवे पर छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, पिछली बार एक होटल में बैठे थे, आज एक बिल्डिंग में बैठे थे, पुलिस हमारे पीछे आई है, पहले हमें एक रेस्टोरेंट में बैठा दिया और अब मोटरवे पे छोड़ दिया। उनका कहना था कि हम 3 बहनें घर से आई और दोनों अपोजिशन लीडर्स को भी हमारे साथ उठाया गया, मलिक अहमद बच्चर साहब जो हैं उनको भी साथ उठाया गया था। हमें तो छोड़ें, ये इंसानियत के साथ ऐसा कर रहे हैं, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमें नहीं फिक्र, ये अदालतों की तौहीन हो रही है। अलीमा खान ने कहा कि जजेस को फिक्र करनी चाहिए कि उनका तमाशा बनाया जा रहा है, क्योंकि रोज़ तौहीन अदालत होती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पैगाम जाता है, जेल इंतज़ामिया उसको कुछ नहीं समझती। उन्होंने कहा कोई ऐसे जज आने चाहिए जो इंसाफ फराम करें, अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो क्यों बैठें इन कुर्सियों पर। हम कल आपकी अदालत में आएंगे और सवाल करेंगे कि आप पाकिस्तानियों को इंसाफ क्यों नहीं दे सकते। आज ये जाएंगे अदालत में और जाके अदालत से पूछेंगे कि जनाब आपने ये क्या बदतमीज़ी करवाई है हमारे साथ, आप हुक्म दे के भेजते हैं, वो जेल का एक सुपरिटेंडेंट जो है वो आपका हुक्म ही नहीं मानता, बाहर पुलिस वाले हमें रोक लेते हैं, बात ही नहीं सुनते। और अब जनाब इनको गिरफ्तार किया गया। आलिया हमजा साहिबा भी पीछे पीछे भागती रही, कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं, वो भी कोशिश करती रही कि किसी तरह कोई मामला जो है वो मुलाकात हो जाए। उनकी भी मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान की बहनों की भी मुलाकात नहीं हुई। अब इसमें आलिया हमजा साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि हम ख़वातीन के सरों पर रिवॉल्वर रखे गए, हमारे सरों से दुपट्टे छीने गए, क्या आलिया हमजा, बुशरा बीबी, अलीमा खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद ख़वातीन नहीं हैं? इमरान खान की बहनें आज भी राह तक रही हैं, हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं। अच्छा, अब ज़रा फ़र्ज़ करें एक लम्हे के लिए कि आसिफ अली जरदारी जेल में है या कैद में है और उसकी बेटी आती है उसको मिलने के लिए, या उसकी बहन आती है उसको मिलने के लिए, और उसको वहाँ से पुलिस उठाती है और उठा के दूर कहीं वीराने में छोड़ आती है, तो इस मुल्क में सारी इंसानी हकूक़ की तंजीमें क्या करेंगी, सारे सहाफ़ी क्या करेंगे? ये चीख चीख के अपने गले फाड़ देंगे, ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ देंगे। जितनी ख़वातीन सहाफ़ी है वो अपने गिरेबान फाड़ के चीखना शुरू कर देंगी। हर कोई जो है गिरेबान फाड़ने से मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिकली अपने गले फाड़ना शुरू कर देंगी और ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर देंगी। औरत कार्ड जो है वो हर तरफ से निकल आएगा, पूरे मुल्क में एक भौचाल आ जाएगा और इसे इंसानी हकूक़ की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें कि नवाज शरीफ जेल में है और नवाज शरीफ जेल में है और वहाँ से इस तरह किया जाता है नवाज शरीफ की बहनों के साथ या रिश्तेदारों के साथ जिनका सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है, जिन्होंने कोई लुटमार भी नहीं की, जिनके ऊपर कोई केस भी नहीं है। नवाज शरीफ की बहनें आती हैं या रिश्तेदार आते हैं, उनके साथ ये किया जाता है, तो पाकिस्तान में कितना वावेला होगा, सोचें ज़रा इसके बारे में आप। रोला पड़ जाएगा पूरे मुल्क में। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि चाहे वो मोमबत्ती माफिया हो, चाहे वो खूनी लिबरल्स हों, चाहे वो कोई भी लोग हों, सारे चुप हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया इसको खबर के तौर पे लेता ही नहीं है। आज की आप अखबारात उठा के देख लें, कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। तो ये वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो ख़वातीन खड़ी हो जाए, उन्हें इस मुल्क में कीड़े मकोड़े ही समझा जाता है। नाज़रीन, उमरकोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जितवा दिया गया और आप अंदाज़ा करें कि ज़िमनी इलेक्शन में इतना वोट पड़ गया कि इतने तो जनरल इलेक्शन में नहीं पड़ते होते। 1,62,000 वोट ले लिया जनाब जीतने वाली उम्मीदवार ने, और जो हारने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने 81,000 से ज़्यादा वोट ले लिया। और लोगों ने बड़ा एहतजाज किया, बड़ी कोशिश की कि वो अपनी सीट जो है हकदार को दिलवा दें। लेकिन आपको पता है, जब बैलेट बक्से भर भर के आए, जब पहले से ही थैले भरे हुए हों, तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, गिनती में नतीजा वही आता है जो एस्टेब्लिशमेंट या इलेक्शन कमीशन का अमला या वहाँ के जो लोग होते हैं वो जो चाहते हैं वो उसी तरह का रिज़ल्ट ले लेते हैं। ऐसा ही रिज़ल्ट जो है वो आप सबको याद होगा, वो आया था 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद।
अब इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। जब तक ये निज़ाम चलाया जाएगा तब तक हम ऐसे ही नताइज देखते रहेंगे। नादरीन, आर्मी चीफ की जो तकरीर वाला मामला है ना, वो थम नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है कि आर्मी चीफ को प्रेजेंट किया जाए लोगों के सामने और उन्हें कहा जाए कि आप तकरीर करें, क्योंकि फ़न तकरीर में वो बिल्कुल मुतासर कुन नहीं है। आर्मी चीफ बातचीत करने में, तकरीर करने में, जब तक वो नई बात कर रहे थे, मंजर पे मौजूद नहीं थे, सामने मौजूद नहीं थे, तो तब तक उनकी ये खामी का किसी को पता नहीं था। लेकिन वो जैसे ही बात करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि उनके अंदर बात करने की वो कैपेसिटी नहीं है। जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, जो तासुरात से, बात करने से, बॉडी लैंग्वेज से जज करते हैं, कुछ लोगों से मैंने बात की, फिर मैंने 2-4 और सहाफ़ी हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा जी इंतहाई मायूस कुन बॉडी लैंग्वेज है आर्मी चीफ की, और इसमें कुछ ऐसा लगता है कि प्रेशर भी है। यानी वो एक मसनूईपन नज़र आता है कि एकदम वो ऊपर ले जाते हैं पिच को, एकदम नीचे ले आते हैं। उनकी आंखों की हरकत, उनके ज़बान से होने वाले अल्फाज की अदायगी के साथ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने तकरीर करनी है तो वो प्रैक्टिस करें। अगर उन्होंने तकरीर करनी है तो वो उसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, ये इमेज फिर आर्मी की तरफ से जाता है ना पूरी दुनिया में। ये ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल वर्कर हो तो मैं कहूँ ठीक है जी, पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, जो मर्जी करी जाए। कई लोग अच्छी तकरीर करते हैं, कई बुरी करते हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है, उनको पॉलिटिकली फ़ायदा या नुकसान हो जाता है उसका। लेकिन आर्मी चीफ की तकरीर और उनकी उसमें बॉडी लैंग्वेज वो बड़ी मायूस कुन है, बड़ी वो पथेटिक। एक शख्स ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि जी इमरान साहब ये पथेटिक है। मैंने कहा जी क्यों? मुझे, अब मैं नाम उनका नहीं ले सकता, बेचारे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा इमरान साहब इनकी बॉडी लैंग्वेज में ना चीज़ें एक दूसरे के साथ आपस में मैच नहीं हो रही। यानी हाथों की हरकत कुछ और कर रही है, आंखें कुछ और कर रही हैं, ज़बान से जो अल्फाज की अदायगी है उसमें उतार चढ़ाव जो है वो नेचुरल नहीं है, और जो अल्फाज की अदायगी है वो भी नेचुरल नहीं है, और सामने से जो क्राउड का रिएक्शन है वो भी नेचुरल नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि तय करके चीज़ें की गई हैं, लेकिन अच्छी तरह से इसको एक्ट नहीं किया जा सका अनफॉर्चुनेटली। और एक दबाव भी ऐसा लगता है कि कोई दबाव है। देखें, अब ये बैरूनी दबाव है। देखें, अमेरिका की जानिब से तो दबाव इन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है, मादनियात का झांसा देकर। अब पता नहीं अमेरिका को कितनी मादनियात देंगे, कैसे देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तो अभी तक बिल पास नहीं हो रहा जब तक इमरान खान साहब इजाज़त नहीं देंगे। और अगर मादनियत निकालनी हो तो बाद वक़्त बिल पास करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन फिर मामला खुलेगा और मामला फिर किसी और तरफ जाएगा, और कल को जो है ये मुकदमात बनेंगे। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि एक दबाव ये भी है कि अपने आप को प्रेजेंट करना बतौर एक लीडर, यानी एक बहुत बड़ी फौज है, एक बहुत बड़ी फोर्स है। अब जब तक आर्मी चीफ नहीं बोले थे तो इनका ना हमारे दिमाग के अंदर एक इमेज था कि शायद ये बहुत करख्त आदमी है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से बोलता होगा, बड़ा ज़बरदस्त उतार चढ़ाव होगा, बड़े ज़बरदस्त ऑपरेटर। ये दिमाग में चल रहा होता है ना आदमी को देख के ऐसे ही, क्योंकि खाली फोटोएं नज़र आ रही होती थी। अब जब बोले तो आइडिया हुआ कि नहीं, जो एक इमेज बिल्डिंग की गई थी ये उस तरह नहीं है आर्मी चीफ। लेकिन जो भी, जिसका भी ये आइडिया है, उसका आइडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या जो इस वक्त आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो लोग बात करते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ की पॉलिसीज़ उन्हें सूट नहीं कर रही उन लोगों को, और जो पॉलिसी है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की वो एंटी इमरान खान या एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान के नाम के ऊपर बार बार वो खुद भी कहते हैं कि क्रॉस लगाया गया है। वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही लगाती है। पहले बाजवा साहब लगाते थे, उनसे पहले जो है राहिल शरीफ साहब लगाते थे, उनसे पहले जो है वो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब लगाते थे, उनसे पहले जनरल मुशर्रफ साहब लगाते थे। सारे सियासतदान इतने ही फिर रहे हैं। आर्मी चीफ पता नहीं किधर गए सारे के सारे। तो ये आने वाले वक्त में ये वाले आर्मी चीफ भी चले जाएंगे। लेकिन इनकी एक बात के ऊपर जो ना बड़ा रोला पड़ गया है, आर्मी चीफ ने जिस तरीके से मुखातिब किया बलूचिस्तान के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको, और उन्होंने ये क्लेम किया कि ये 1500 लोग हैं और हम ये कर देंगे, बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने बात की, लेकिन इसके ऊपर बलूचिस्तान में से रद्द-ए-अमल आ रहा है। मौलाना हदायतुर रहमान साहब हैं, दीगर कुछ और लोग हैं, वो ये कहते हैं ये 1500 बंदा नहीं है, पूरा बलूचिस्तान ही आज आपसे नाराज़ है। लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है बलूचिस्तान में। जबरी गुमशुदगियाँ एक बड़ा संजीदा मामला बन चुका है। लोगों की शिकवे और शिकायतें इतने बढ़ गए हैं कि अब लोगों की हमदर्दियाँ नहीं रहीं, बल्कि लोगों के शिकवे और शिकायतें हैं। और ये ऐसा नहीं है कि 1500 लोग नाराज़ हैं, ये सारा बलूचिस्तान ही नाराज़ है, ये क्लेम किया गया मौलाना साहब की जानिब से भी। और एक और चीज़ भी है ना, देखें आर्मी चीफ ने कहा जी कि ये थोड़े बहुत लोग हैं, बहुत ही, यानी उन्होंने कहा लिटिल बिट, थोड़ा बहुत सा ये एक है दहशतगर्दी का ये एलिमेंट है। तो अगर ये थोड़ी बहुत दहशतगर्दी है तो इसने पाकिस्तान को ला के पूरी दुनिया में
जो फहरिस्त है दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की, उसमें दूसरे नंबर पे खड़ा कर दिया। तो अगर आर्मी चीफ साहब ये थोड़ा बहुत है तो इसने पाकिस्तान को दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया है दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में। तो अगर ये पूरा हो जाए या थोड़ा बहुत और बढ़ जाए तो पाकिस्तान तो फिर रहने के काबिल ही नहीं रहेगा। पहले ही बलूचिस्तान के अंदर, अगर बलूचिस्तान में थोड़े बहुत लोग हैं तो कोई भी वफाकी वजीर जो है उसको बोले बगैर सिक्योरिटी के वहाँ ट्रैवल करे। वहाँ पे तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बगैर सिक्योरिटी के ट्रैवल नहीं कर पा रही बलूचिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा इशू है। जब बांग्लादेश हमसे दो टुकड़े हो रहा था तब की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गलत असेसमेंट करती रही, गलत बयानात जारी करती रही। जनरल याया के बारे में लोग सोशल मीडिया पे बार बार ये वायरल कर रहे हैं कि वो 1-2 दिन पहले तक यही स्टेटमेंट्स दे रहे थे, कुछ नहीं होता, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुट्ठी भर शरपसंद थोड़े से लोग, और हमारा मुल्क ही टूट गया। अब क्या दोबारा हम वैसी गलती तो नहीं कर रहे? क्योंकि मौलाना हिदायतुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये थोड़े बहुत लोग नहीं है। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जनाब ये तो अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो वो कर सकते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा उनको सपोर्ट कर देगा। 8 इजला ऐसे बताए जाते हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से जहाँ पे गवर्नमेंट की रिटी नहीं है। कोयटा को उन्होंने किला बना लिया कि इसके अंदर दाखिल कोई ना हो, और बाहर जो है वो कोयटा से खुद निकल नहीं सकते। ये हुकूमत की वहाँ पे सिचुएशन है। अब और ये मैं नहीं कह रहा, ये मकामी ज़राए बार बार ये बातें कहते हैं। गुलजादी बलोच साहिबा ने एक जो है वो एक ट्वीट के अंदर उनका एक लेटर आया है। जेल से बलूचिस्तान की इंसानी हकूक़ की रहनुमा गुलजादी बलोच का एक झंझोड़ देने वाला पैगाम आया है। रज़ी ताहिर साहब ने इसको पोस्ट किया है, वहीं से मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। बलोच ख़वातीन महज हादसाती तौर पर इस जद्दोजहद का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि वो शऊरी बुनियादों पर अपनी बका और कौम के मसाइल की जद्दोजहद का एक मजबूत हिस्सा है। लिहाजा धमकियाँ, जबरी गुमशुदगियाँ, मारो फेंको की पॉलिसी इन ख़वातीन को नहीं रोक सकती। अगर जबर से लोग खामोश किए जा सकते तो 2006 के बाद एक मासूम बच्ची मारंग ना बनती। अगर जबरी गुमशुदगी मसाइल का हल होती तो समी बलोच के बारे में शायद बात कर रही हैं, वो वक्त के यजीद के लिए ललकार ना बनती। अगर तशद्दुद से नज़रियात पर काबू पाया जा सकता तो राशिद हुसैन की माँ बस खातून और जाकिर मजीद की माँ राज बीबी पहचान ना बनती। अगर बंदूक के ज़ोर पर जहनों को कब्ज़ा किया जा सकता तो गुलजादी आज तुम्हारे सामने हाथ पाँव बंधने के बावजूद भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर रही होती। पर तुमने मुसलसल 4 घंटों तक तशद्दुद किया। ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं जो अपने लापता मसक शुदा प्यारों के बाद जान हथेली पर रखकर रियासती जबर के आगे मुज़ामत की अलामत है। वही कहती है ख़वातीन इसलिए बाहर आई हैं कि हमारे लोगों के साथ बहुत जुल्म और जबर हुआ है। हम हादसाती तौर पे नहीं आए, बल्कि हम मनसूबाबंदी के तहत इस बुनियाद पे बाहर आए हैं कि अब हमारे पास रास्ता कोई नहीं है। तो ये बलोच ख़वातीन की कहानी है और ये एक गुलजादी बलोच का एक पैगाम है जो इस वक्त कैद में है। नाज़रीन, पेट्रोल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान कितना इजाफी पैसा वसूल कर रही है इसके आदाद शुमार है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और हैरान कुन चीज़ें हैं कि हुकूमत कैसे लुटमार कर रही है। आलमी मंडी में कीमतें गिरने के बावजूद मसनूआत सस्ती ना करने से हुकूमत को जो लेवी की मद में 100 अरब रुपए माहाना की इजाफी आमदन हो रही है, यानी वो आवाम की जेब से 100 अरब रुपया माहाना इजाफी निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं, हुकूमत अपने पास लेकर जा रही है। अब आवाम को जो 168 रुपये फ़ी लीटर वाला पेट्रोल है, जो अगर बहुत भी आप महंगा करें तो 168 का मिलना चाहिए, वो आज भी 255 रुपये में आवाम ख़रीदने में मजबूर है। हालांकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें लगातार कम होती होती रिकॉर्ड कम हो गई हैं। इस वक्त $64 फ़ी बैरल पे आ गई है। इमरान खान साहब के दौर में $120 फ़ी बैरल के आसपास थी, अब आधी कीमत पे मिल रहा है और ये दुगनी कीमत पे बेच रहे हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा कीजिए। नाज़रीन, किसान का बेड़ा गर्क कर दिया मौजूदा हुकूमत ने, बुरी तरह तबाह किया है। एक तरफ SIFC का ग्रीन पाकिस्तान है जहाँ नहरें निकाली जा रही हैं, सहूलियात दी जा रही हैं ताकि पैसा बने। दूसरी तरफ पंजाब और सिंध का किसान है, गरीब किसान, उसके पास पानी की किल्लत है। खादें और अद्वियात जो है वो रिकॉर्ड महंगी हो गई हैं, डीज़ल और बिजली महंगी कर दी गई है। ज़रूरी टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल पाकिस्तान में फारिग है, कोई रहनुमाई या मदद उनकी नहीं की जाती। लिहाजा फ़ी एकड़ पैदावार भी पाकिस्तान की तमाम ममालिक के निस्बत जो आसपास हैं उनसे कम है। अब जो है किसान फ़ी एकड़ नुकसान उठा रहा है, यानी किसान का भारी नुकसान हो रहा है अगर वो अपनी गंदम को मार्केट में बेचता है उस रेट पर जो रेट मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं, और ये खुद ख़रीद भी नहीं रहे। कपास पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड कम पैदा हुई है। गन्ने का किसान जो है वो इस सीज़न में इन्होंने रोल के रख दिया है।
इन सारी चीज़ों को आप कलेक्ट करें तो ओवरऑल पाकिस्तान का जो किसान है, ख़ुसूसन पंजाब का और सिंध का, उसको बर्बाद किया पाकिस्तान की हुकूमत ने। अब सिंध की हुकूमत तो ये कहती है जी हमारा तो हुकूमत में हिस्सा ही कोई नहीं, वो कुछ ना कुछ करके अपना कोशिश करेंगे किसान को मनाने की, लेकिन पंजाब का किसान अब नहीं मानेगा। किसान कभी भी अब शरीफ खानदान को वोट नहीं देगा। पहले किसान पीपल्स पार्टी को वोट देता था, बीच में कुछ अरसा शरीफ खानदान को वोट दिया, लेकिन फिर जब उन्हें दोबारा आइडिया हो गया कि ये सिर्फ ताजिर हैं, ये सौदेबाजी करते हैं, ये किसान के कभी भी वफादार नहीं हो सकते, तो किसान ने इन्हें वोट देना बंद कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। अब इस मरतबा तो किसान ने वोट ही तहरीक इंसाफ को दिया सारा का सारा, और अगले इलेक्शन में तो ये हुकूमत भूल जाए जो मरीम नवाज ने किसान के साथ कर दिया है। एक तरफ किसान तबाह हो रहा है, दूसरी तरफ ये पंजाब में मेले लगा रही है, ये अपने इंजॉयमेंट कर रहे हैं। यानी जितनी आम आदमी को तकलीफ होती है, जितनी आम आदमी जिल्लत उठाता है, उतना ज़्यादा ये लोग इंजॉय करते हैं, उतने ज़्यादा ये लोग फंक्शंस बुलाते हैं। नाज़रीन, रिटायर्ड जर्नैल चेयरमैन वापडा से सवाल करने के नतीजे में जो सलूक हुआ सनाउल्लाह मुफ्ती खेल साहब के साथ और उनकी फैमिली के साथ, हराम है कि कोई इसके ऊपर एक्शन हुआ हो। बहुत सारे अरकान असम्बली बोल रहे हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं हुआ। यानी अवाम को ये साबित किया जा रहा है कि एक सरकारी मुलाजिम जो एक रिटायर फौजी है, उसका मेरिट भी शायद यही है कि वो एक रिटायर फौजी है, वरना और बड़े लाइक लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन रिटायर फौजियों को फटाफट बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं। अब ये जो है वो अवाम के वोटों से आया हुआ एक रुकन जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है उस रिटायर फौजी के सामने। उसने ट्रांसफार्मर भी उतार दिए, मीटर भी उतरवा दिए। अब कोई पूछने वाला ही नहीं है इस मुल्क में, ना रूल ऑफ लॉ है ना कानून। देखें, अभी आर्मी चीफ ने एक दिन पहले कहा कि हार्ड स्टेट क्या होती है, जहां सारे इदारे अपने कानून और आइन के मुताबिक काम करें। एक सवाल पूछा था, आइन और कानून के मुताबिक पूछा था कि एक चीज़ की तहकीक वो करना चाह रहे थे, क्योंकि आर्मी चीफ ने आयत भी सुनाई थी तहकीक के बारे में। तो आर्मी चीफ ने जो आयत सुनाई उसके मुताबिक वो तहकीक करना चाह रहे थे। तहकीक करने के लिए उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक सवाल पूछा, जो कि आर्मी चीफ के मुताबिक हार्ड स्टेट में बहुत ज़रूरी है। सवाल पूछने का नतीजा यह है कि जवाब आया ही नहीं, तहकीक करने की इजाज़त नहीं दी गई, उल्टा उनको सज़ा दे दी गई है। ये जनाब इस मुल्क के अंदर हालात हैं। ऐसे हालात में कौन पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आएगा? कौन? कोई पागल, कोई ज़हनी मरीज होगा जो आएगा? हाँ, ये आप कर लें, अपनी मादनियात आप बेचते रहें, अपने असासे आप बेचते रहें, अपनी चीज़ें आप बेचते रहें, लोग आके आपसे खरीद लेंगे। लोग वैसे आपका यानी घर के बर्तन बिक रहे हो लोग खरीद लेते हैं, जेवर बिक रहा हो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन यहाँ सरमायाकारी करने कोई नहीं आएगा कि यहाँ हम अपने पैसे लगा के अपने पैसे फंसा लें। अपनी रविश को ठीक करें, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स लेकर आए, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ लेकर आए, पाकिस्तान में अदलिया को आज़ाद करें, इंसानी हकूक़ की पामानियाँ बंद करें, अवामी मैंडेट का एहतराम करें, फिर पाकिस्तान के अंदर लोग लेकर आएंगे दहशतगर्दी ख़त्म होने के बाद सरमायाकारी, जब सियासी इस्तेहकाम होगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।